चलिए शुरू करें। बेटा सवाल लिखिएगा। ये बताओ कल जो हम लोगों ने टॉपिक ये शुरू किया था प्रॉब्लम फ्रेज और कंडीशन, क्या शीट सभी के पास है? वेरी गुड। किसके पास नहीं है? हाँ भाई कौन कौन? तो भूलिए आप इसके पास और शीट कल बेटा आए तो भूल गए क्या शीट? डेली लाया जब तक शीट खत्म ना हो जाए तब तक डेली लाइए आप। और चाहिए क्या आप लोग कुछ? और आप लोग के पास है? और है क्या? जो भी लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। बाकी आगे आप लोग सभी के पास है, ठीक? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। अभी हम लोग शीट पे ही आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तक बोल रहे हैं। लिखिएगा बेटा, लिखिएगा। एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें हैं। 27 भेड़ें थी, ऐसे लिखना। एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी। 27 भेड़ें थी। भेड़ें मतलब समझ ही रहोगे, भेड़ बकरी। तो एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी। उनमें से 5 भेड़ें मर गईं। आपने लिखा है बेटा कि एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी, उनमें से 5 भेड़ें मर गईं और तब उसने 12 भेड़ें और नई खरीद ली। ठीक है। अब सवाल को दोबारा से बोल रहे हैं भैया। एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी, उनमें से 5 भेड़ें मर गई और तब उसने 12 भेड़ें और नई खरीद ली। लिखा? आगे लिखिएगा। अब उसके पास मौजूद भेड़ों में से, बेटा आप लोग भैया आप लोग कहां से आइए, इधर कहीं बैठिए। लिखिएगा मलखान बेटा को बैठा क्या लिखा है? अब उसके पास यदि अब उसके पास, हाँ आप लिख रहे हैं अब उसके पास मौजूद भेड़ों में से सभी, लेकिन 8 मर गई। अब उसके पास मौजूद भेड़ों में से सभी लेकिन 8 मर गई। आप लोग 2-3 लाइन छोड़ के लिखिएगा। अब उसके पास मौजूद भेड़ों में से सभी लेकिन 8 मर गई। अब उसके पास मौजूद भेड़ों में से सभी लेकिन 8 मर गई। तो बताइए कि उसके पास कुल कितनी भेड़ें जीवित नहीं बची। ठीक है। जो लोग बाद में आए उनके लिए दोबारा सवाल में बोल रहा हूं। जो लोग बाद में आए वो लोग शुरू से लिखेंगे कि एक व्यक्ति के पास, क्यों पहले कितनी थी बेटा? एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी। जो लोग बाद में आए वो लोग लिखेंगे एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी, उनमें
फिर क्या था, आगे क्या बोला था मैंने, एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी और फिर उनमें से 5 भेड़ें मर गई। आपने लिखा है कि एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी और फिर उनमें से 5 भेड़ें मर गई, यही लिखा है, और फिर उनमें से 5 भेड़ें मर गई और तब वह 12 भेड़ें और नई खरीद लाता है, और तब वह 12 भेड़ें और नई खरीद लाता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है आपने, यदि उसके पास मौजूद भेड़ों में से सभी लेकिन 8 मर गई, तो बताइए कि उसके पास कुल कितनी भेड़ें जीवित नहीं बची। हाँ भाई आंसर बोलिए आपको। 13। चलिए आइए देखते हैं, तरीका देखते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए ऐसा है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये एसएससी में पूछा गया था, पहले कई बार आ चुका है और भी एग्जाम से मिलता है। अभी एसएससी का स्टेनोग्राफर का पेपर हो रहा है, दिया किसी ने आप में से? स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का पेपर चल रहा है इस टाइम, आप में से किसी ने पेपर दिया? अभी नहीं दिया तो लास्ट निकल जाइए। तो बेटा अभी स्टेनोग्राफर किसी का नहीं था आप में से, कोई शॉर्टकट नहीं रहा दिया। अब एसएससी भी एसएससी नहीं रहा, ऐसा कुछ हुआ है, उसमें भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ गए। अब लॉजिकल को प्राथमिकता दी जा रही है। आपको बता दें एसएससी एक ऐसा पेपर होता था जिसमें कि जो लोग प्री क्वालिफाई होते थे वो केवल और केवल रीजनिंग की वजह से होते थे। इसलिए नहीं कि रीजनिंग उनको पढ़ाई अच्छी जाती होगी, ऐसा नहीं है, रीजनिंग आती बहुत इजी थी, एसएससी की ही रीजनिंग सबसे इजी आती थी, इस वजह से एसएससी लोग क्वालिफाई कर लेते थे। बट अभी जो स्टेनोग्राफर का पेपर हो रहा है सर, उसमें एसएससी ने आज तक जो भी इतिहास में किया है सब बदल कर रख दिया, बहुत चेंज आया रीजनिंग में। तो अब ये मानकर चलिए कि एसएससी ही इकलौता था जिसमें रीजनिंग इजी आती थी, बट अब वो भी नहीं आ रही है ना। तो अब चीजें बहुत बदल रही हैं सभी एग्जाम्स के लिए बेटा। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ी अजीबोगरीब लैंग्वेज हम लोगों को ज्यादा सीखनी पड़ेगी। आइए सवाल बोल देता हूं दोबारा से, ये सवाल पूछा गया सवाल है, बस इसमें कुछ संख्याएं हमने अपने हिसाब से बदली हैं। क्वेश्चन क्या था मैं बोल देता हूं दोबारा से। बेटा क्वेश्चन मैंने ये बोला है कि एक व्यक्ति के पास कितनी भेड़ें बोली थी पहले? लैंग्वेज ये थी कि एक व्यक्ति के पास, भैया एक व्यक्ति के पास, सर एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी। बेटा एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी, 27 भेड़ें थी और उनमें से ही कितनी भेड़ें मर गई? और उनमें से 5 भेड़ें मर गई, और उनमें से 5 भेड़ें मर गई, ठीक है, अच्छी बात है, 5 भेड़ें मर गई, ठीक है। और तब वह 12 भेड़ें और खरीद लाता है, तब वह 12 भेड़ें और खरीद लाता है, तब वह 12 भेड़ें और खरीद लाता है, 12 भेड़ें और खरीद लाता है, ये लिखा है ना आपने, यदि उसके पास मौजूद कुल भेड़ों में से, बेटा उसके पास मौजूद कुल भेड़ों में से, हाँ अब बोलो क्या बोला गया? में से सभी लेकिन 8 मर गई, सभी लेकिन 8 मर गई, तो बताइए कि उसके पास नहीं बची, तो बताइए कि उसके पास कुल कितनी भेड़ें, बेटा कुल कितनी भेड़ें जीवित नहीं बची, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, लैंग्वेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मानकर चलिए कि जो आपसे पूछा गया वो सामने लिखा है, कहीं कोई आपके साथ में धोखाधड़ी नहीं की गई है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। लेकिन आप चाहे इंग्लिश मीडियम बिलोंग करते हो या हिंदी मीडियम हो, बेटा सभी के लिए मैं बता दूं नॉर्मल लैंग्वेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डोंट वरी। तो ऐसी स्थिति में जो पूछा गया उसको ध्यान दीजिएगा कि सवाल को एक इक्वेशन के तरीके आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक व्यक्ति के पास टोटल भेड़ें थी कितनी पहले? तो हमने ऊपर लिख दिया 27, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 27 भेड़ें थी, ठीक है, शुरुआत में बिल्कुल 27 भेड़ें थी।
अब 27 में से उसके पास कितनी भेड़ें मर गई सर? 5। तो बेटा 27 में से अगर 5 भेड़ें मर गई तो जाहिर सी बात है कि अगर 5 भेड़ें मर गई तो मैंने 5 लिखा उस पर क्रॉस लगा दिया और उसके बाद में 22 लिखा उस पर राइट लगा दिया। क्या इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं? 27 में से भैया 5 मर गई हैं सर, 22 जिंदा बची होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या किया उसने कि अब वह 12 भेड़ें और खरीद लाया। तो सीधी सी बात है सर, कोई भी इंसान जब खरीद के लाएगा भेड़ तो मरी हुई तो खरीद के नहीं लाएगा, खरीद के लाएगा तो जिंदा ही लाएगा। तो अब वो अगर 12 भेड़ें और खरीद लाया तो जाहिर सी बात है कि उसकी अब जिंदा वाली भेड़ें बढ़ जाएंगी, 22 और 12। अब उसके पास जो जिंदा भेड़ें हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 34। ठीक है, यहाँ तक कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल जिंदगी आसानी से चल रही थी। लेकिन अब आके मुश्किल आ गई। सुनिएगा, 34 भेड़ें उसके पास हो गई और बोला गया यदि अब उसके पास मौजूद कुल भेड़ों में से, अब उसके पास मौजूद कुल भेड़ों में से, अब उसके पास मौजूद है कितनी बेटे टोटल? 34। 34 में से, तो पता है लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ये है कि 34 में से सभी, नहीं बेटा ये नहीं बोला है, 34 में से सभी लेकिन 8 मर गए, ये बोला गया ना। ठीक है, यहीं पर आके थोड़ा सा लग रहा है कि गुरुजी आपने सवाल लिखवाते समय शायद शब्द इधर-उधर कर दिए हैं कुछ, लेकिन एज इट इज पेपर में यही लैंग्वेज लिख कर आई है। अगर हम सीधी एक लैंग्वेज आपको बोल देंगे, आप आंसर एक बार में हमको बता दोगे, तो हम सीधी बोलेंगे ही क्यों? हम सीधी बोलेंगे ही क्यों? अब आपको बता दें यहाँ पर गड़बड़ क्या किया गया, आपके साथ धोखाधड़ी क्या हुई है बेटा। 34 में से सभी लेकिन 8 मर गए। ध्यान रखना, ये जो सभी लिखा है, ये जो सभी शब्द लिखा है बेटा, सभी, ये जो सभी शब्द लिखा हुआ है, इस सभी के लिए आखिरी का सेंटेंस पूरा किया गया है। सभी मर गई, पता है वाक्य क्या है बेटा? सभी मर गई लेकिन 8, सभी मर गई लेकिन 8, ये है सेंटेंस। पर सीधा ना बोल के टुकड़े टुकड़े में बोला गया। अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। जैसे मान लो हमारा ब्याह नहीं हुआ अभी, मान लेते हैं, अरे मान लो, मान ले कहा जाता है यार, हाँ मैं किसी को मान ले, तो मान लो हमारा ब्याह नहीं हुआ, पिताजी हमको लेके गए, इलाज तुम्हारा ब्याह करवाए, चलो, तो बोले चलो तुम्हारे लिए लड़की हमने पसंद की है, दिखवाते चल के तुम्हें, रिश्ता तय करते हैं तुम्हारा, हमको ले गए, तुम लोग का चलो ब्याह, हमारे में तुमको जलन हो रही है, समझ रहे, तुम लोगों का ब्याह होना है, पिताजी ले गए, चलो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तुमको ले गए कि भाई लड़की घर, खानदान, परिवार, सब चीजें दिखाने के लिए बताया कि भाई देखो ऐसा है कि ये लड़की का घर है, लड़की के पिता है, भाई है, वगैरह वगैरह वगैरह, और ये तमाम संपत्ति है जो अभी लड़की के पिता की है और शायद आगे चल के है। तो सारे परिचय हो गए। पूछा गया पिताजी तुमको तुम्हारे घर वापस लेकर आए, बेटा ये बताओ तुमने रिश्ता देखा कैसा लगा? तुमने कहा पिताजी सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बेस्ट, परफेक्ट, लड़की, प्रॉपर्टी, सारी चीजें बढ़िया, लेकिन, अब लेकिन के बाद जो तुम बोलने जा रहे हो कुछ अच्छा तो नहीं बोलने जा रहे हो, बोलो क्या कहते हो? सब कुछ बहुत बढ़िया था लेकिन, लेकिन के बाद जो बोलने जा रहे हो, लेकिन के बाद जो बोलने जा रहे हो कुछ गड़बड़ बोलने जा रहे हो, बताइए गलत तो नहीं कह रहे? ले कुछ शब्द ऐसे होते हैं नेगेटिव वर्ड्स जो पहले वाले सेंटेंस का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हिंदी में शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मेरा कोई एग्जाम हुआ, मैं हाई स्कूल में मान लेता हूं मैं हूं, और मेरे पेपर हुए, मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुए, हमसे किसी ने पूछा कि ये बताइए तुम्हारे पेपर कैसे हुए? मैंने कहा मेरे पेपर बहुत बढ़िया हुए लेकिन, अब लेकिन के बाद जो मैं बोलने जा रहा हूं मेरे ख्याल से पहले वाले सेंटेंस का विपरीत बोलने जा रहा हूं। मैं ये तो नहीं बोलने जा रहा हूँ कि मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए लेकिन मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन के बाद ये तो नहीं बोलने वाले हूँ, लेकिन के बाद कुछ गड़बड़ ही बोलने जा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आइए सवाल को सुनते हैं। तो क्या बोला गया? बोला गया 34 में से सभी मर गई, सेंटेंस एक्चुअल में ये था, बस उसमें टुकड़े को आगे लगा दिया गया, सभी मर गई लेकिन 8। इसका मतलब ये जो लेकिन 8 बोला है ये पहले वाले सेंटेंस का विरोध करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, उसका ऑपोजिट होगा, उसका विपरीत होगा। तो बेटा 34 में से सभी मर गई लेकिन 8, इसका मतलब ये 8 नहीं मरी थी। क्या हमारी बात समझ पा रहे? 34 में से सभी मर गई, आप इसको ऐसे लेके चलो। अगर मैं ऐसे बोल देता आपको सवाल कि 34 में से सभी मर गई लेकिन 8, लेकिन 8, अब आप समझ जाते कि 34 में से सभी मर गई, जब सभी मर गई बोल ही दिया तो फिर लेकिन 8 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लेकिन 8 जो है ये
बच गई होगी। तो यही चीज जो आखिरी में अगर बोलते तो ज्यादा स्पष्ट होता, लेकिन हम बोलते ही क्यों, इसीलिए सर इसको बीच में लगा दिया गया। तो आपको बीच में शब्द लगा जरूर दिया जाता है बेटा, लेकिन आप उस शब्द को हाइड कर दिया करिए, छुपा लिया करिए, उसका कोई मतलब मत निकाला करिए। सभी के साथ में आखिरी बात जो बोली गई है उसको जोड़ा करिए। सभी मर गई लेकिन 8, इसका मतलब कि 8 को छोड़कर, 8 के अलावा। तो इसका मतलब कि 34 में से भैया 34 में से 8 को छोड़कर, तो इसका मतलब ये जो 8 है वो बच गई होगी, बाकी सारी मर गई। तो इसका मतलब मरी कितनी? 40। तो ये 26 भेड़ें मर गई होगी। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है भाई। क्या बोला गया था? 34 में से सभी मर गई लेकिन 8, सभी मर गई लेकिन 8, इसका मतलब यह है कि ये लेकिन 8 को छोड़कर, तो ये सभी मर गई का विरोध कर रहा है, उल्टा जा रहा है। अगर एक बार सभी मर गई बोला गया और दूसरे में बोला गया लेकिन, तो इसका मतलब अगर पहले मरी वाले की बात की है तो अब की बात जिंदा वाले की होगी, ठीक है। तो ये लेकिन 8 इसका मतलब नहीं मरी होगी, ये बच गई होगी। चलिए यहां तक भी ठीक है। तो सवाल में आखिरी में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा सर, सवाल को आखिरी तक आपको छोड़ा नहीं गया है। तो बताइए, यहां से पढ़िएगा, तो बताइए कि उसके पास कुल कितनी भेड़ें जीवित नहीं बची, जीवित नहीं बची, जीवित नहीं बची, जीवित नहीं बची। इसका मतलब क्या हुआ? जीवित नहीं बची मतलब क्या हुआ? मर गई। उसके पास कुल कितनी भेड़ें जीवित नहीं बची? सर जीवित नहीं बची का मतलब क्या हुआ? मर गई। तो चलिए हमने देखा ये कि सर 26 मर गई, तो पहला ऑप्शन 26 ही देगा। ज्यादातर स्टूडेंट 26 लगा देंगे। सर 26 अगर ये मरी हुई है तो आप बताइए कुछ डेड बॉडी पहले की भी तो रखी है सर, वो भी तो डेड बॉडी रखी है। तो उसके पास कुल कितनी भेड़ें मरी? सर 5 वो थी तो 26 ये भी तो है। तो टोटल कितनी भेड़ें मरी? 31। नहीं समझ में आया? क्या बात समझ में आई? नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। तो टोटल उसके पास कितनी भेड़ें मर गई सर? 26 यहाँ पर मरी, और पहले कितनी मर चुकी थी? 5। 26 और 5 31। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को एक शीट दी गई थी ना, चलिए लगभग पूरा माहौल शीट में हो चुका है। पीछे 2-3 सीटें हम और भेज दे रहे हैं आप लोगों के हिसाब से, बांट लीजिएगा पूरा पास कर दीजिए। हाँ इधर कौन भी है इसको शीट चाहिए थी? और कोई सीट 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 नहीं ले, अब बिक्री नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग आते हैं अपनी शीट पे। तो एक बिल्कुल बेहतरीन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे हमारी तरह, उसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशन, शर्तों पर आधारित समस्याएं। आइए उसको पूरा करते हैं। भैया इसको हटा दें, ठीक है सर, इसको रब कर दें। चलिए नोट करना और जल्दी नोट करिए सर। तो इसमें हम लोगों ने शायद कल एक आध क्वेश्चन लगाए थे, पहले लगा दिया था। चलिए 1 2 3 हो गया था बेटा। ये 4 6 नहीं हो पाया था ना सर? नहीं हमने करवाया था, हमने नहीं करवाया था। हाँ क्या करें? हाँ वो करवाना है सर। ये जो 7 8 वाला था, क्या ये हुआ था कल? कल मतलब कल हुआ था हम लोगों के बीच डिस्कस नहीं हुआ था? क्यों पहला हुआ था? अच्छा चलिए भैया इसको हटा दें। अच्छा एक सवाल और जल्दी से ओरल बताओ यार, बहुत मेहनत से हमने बताया, कोई चीज सिखाने की कोशिश की है, पर तुम सीख पाए कि नहीं ये भी तो पता चलना चाहिए। गलत तो नहीं है? ओरल बिना पेन चलाए, ठीक है ना? हम पेन चलाएंगे ना तो पेन चलाओगे, लेकिन आंसर देना है भैया। एक व्यक्ति के पास 40 भेड़ें थी, ठीक है? एक व्यक्ति के पास 40 भेड़ें थी, उनमें से सभी लेकिन 24 मर गई। सुने, 40 भेड़ें थी, उनमें से सभी लेकिन 24 मर गई। तो बताइए कि उसके पास कितनी भेड़ें जीवित बची? उसके पास कितनी भेड़ें जीवित बची? सर यही 24 जीवित बची। 40 सभी लेकिन 24 मर गई। तो इसका मतलब सभी मर गई सिवाय किनके? 24 के। तो 24 के अलावा सब मर गई, तो इसका मतलब ये 24 बच गई, जीवित बची होंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर हम लोगों ने ये टॉपिक जो स्टार्ट किया है सर, दैट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशन, हिंदी में कहते हैं शर्तों पर आधारित समस्याएं। अजीबोगरीब चैप्टर है, किताब में मिलता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए पेपर में मिल जाते हैं सर, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से कोई कर भी नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कर पाते हैं तो आप स्पेशल होंगे क्लास में,
और भीड़ से अलग हो जाएंगे। अच्छा, तो कोई कठिन सवाल आप पूछ रहे हैं जिनकी आज पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी है, आखिरी है, कोई भी, ठीक है, सभी लोग एक सवाल पूछना है, बिल्कुल सरल सवाल, हालांकि कठिन पहले बोला था, सरल बोलना है, सरल ही है वो, बताइएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं। मेरे पिता की बेटी, इस सवाल मैंने डिस्कस किया हुआ है, मेरे पिता की बेटी, समझ रहे हैं, मेरे पापा जी की जो बेटी है, उस बेटी की जो मम्मी है, मम्मी, उस, फिर से मैं बोलता हूं, मेरे पिता की जो बेटी है, उस बेटी की जो मम्मी है, उन मम्मी जी का मैं क्या लग रहा हूं, उन मम्मी का मैं क्या हूं, बेटा, कठिन सवाल। तो मतलब अगर ये सवाल पेपर में आता है सर, तो शायद जितने बैठे हो सब सही कर दिया हो। तो इनसे कहां से मेरिट बन जाएगी, इनसे आप कहां भीड़ से अलग हुए? आप अलग तब हो गए जब थोड़े से अजीबोगरीब सवाल करते हो। मेरी बात समझ रहे, जैसे कि ये ऐसे टॉपिक करते हो तो वो आपको भीड़ से अलग करते हैं। नॉर्मल सवाल अगर आप आंसर दे देते हो तो कोई आप स्पेशल नहीं हुए सर, प्लीज बुरा ना मानना, आप कतई स्पेशल नहीं हुए। एक चीज का और जवाब दे दीजिए, बिल्कुल नहीं होता क्या, जो टॉपिक अपना चल रहा है, हमारा एक स्वभाव हमेशा से रहा है कि आपको केवल एक रटे रटाए तरीके से ना लेके चलें, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करें। डिस्टर्ब कैसे करें? एग्जाम देने जाते हो, एक समय में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 4 ही तो पूछे जाते हैं, और तुरंत आपको स्विंग करना होता है। अभी तो पता चला मैथ्स लगा रहे हैं, तुरंत रीजनिंग पे आ गए, तुरंत इंग्लिश में चले गए, तुरंत जीए पे आ गए, तो एकदम से अपने आप को स्विंग करना होता है। तो वो हैबिट आपकी हमारे साथ में ही पढ़नी चाहिए, आप साथ में उस चीज के लिए बिल्कुल अलर्ट रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे टॉपिक ये है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अभी। फटाफट आइए, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपके सामने मैं 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, आपके सामने मैं 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, आपके सामने बेटा मैं 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। आप मुझे बताइएगा सर, आप मुझे बताइएगा सर कि इनमें से बेटा बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अलग लग रहा है। फाइंड आउट वन विजाती छांटिए, मतलब दिए गए अल्टरनेटिव्स में से, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए ऑप्शंस में से कोई 4 में से कोई 3 किसी प्रकार से एक समान है, 3 में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ समानता है, कुछ एक जैसापन है, लेकिन एक कोई ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। कौन सा अलग? ऐसे बोलिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बोलिएगा। पहला, हाँ भाई, नहीं यार नहीं लगाना, एक बताना, रिव्यू आप लोग कौन सा पहला? पेपर में जब ये क्वेश्चन आते हैं, सुनिएगा सर प्लीज सुनिए, पेपर में जब ये क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, वर्गीकरण बोलते हैं। पेपर में जब ये आते हैं तो 5-6 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, और 5-6 क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, इन दोनों से मिलाकर आते हैं। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, एग्जाम देने जाओगे और इसमें पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया है तो विश्वास मानिए, जैसे इस क्लास में भी मतभेद हो रहा है ना, कोई कह रहा है कि पहला, कोई कह रहा है कि चौथा, कोई कह रहा है दूसरा, तो जैसे क्लास में डिस्टर्बेंस है ऐसा ही एग्जाम हॉल में भी होता है सर। और वहां पर आपको बताएं, स्टूडेंट में एक हैबिट होती है, एक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है सर? वो ये कि आप जो आंसर लगा कर आते हो, आप उसी आंसर को सही मानते हो और इंपोज करते हो। जब अपने साथियों से मिलते हो कभी अलग में, तो आप ये कहते हो हम ये लगा के आए, देखो रीजन ये है, यही सही है, क्योंकि तुम ये लगा के आए, तुम अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे होते हो अपने दिल को कि हे भगवान यही सही हो जाए, मेरा नंबर जुड़ जाएगा। यही तो होता है कि नहीं होता? तब तक तुम्हारा दूसरा दोस्त कहता है नहीं ये होगा, हम बताना ऐसे होगा, तो वो अपने आंसर को जबरदस्ती इंपोज करने की, हावी करने की कोशिश करता है। तो ये केवल एक दूसरे को समझाने का तरीका होता है। एक्चुअल में बताएं, ऐसे क्वेश्चंस में डिस्प्यूट बहुत होता है, एग्जाम में एक रूल चलता है। सुनिएगा, जिन लोगों ने बताया कि सर 2 है, उन्होंने वजह ये बताई होगी या सोची होगी, सर जो 2 लिखा है, 2 लिखा है बेटा, 2 एक ऐसा नंबर है, इकलौता ऐसा नंबर है इनमें जो अभाज्य है, प्राइम नंबर है। 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती क्या है? वो संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, किसी और से ना कटे, तो सर उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। नंबर which is divisible by itself only and by one only, and such type of numbers contains only 2 kind of factors। हिंदी में ये कहा जाता है, ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटे या 1 से कटे, इनके केवल 2 ही प्रकार के गुणनखंड होते हैं, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सही है क्या? 18 भी
क्या 21? नहीं सर, वो संख्याएं जो केवल खुद से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे। तो इस आधार पे अगर देखें तो सर 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और बाकी सब कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्याएं। बाकी संख्याओं को देखोगे तो ये 10 जो है वो किसी और से भी कट जाती है, 5 से भी, 2 से भी, है ना। 4 को देखोगे तो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। 15 को देखोगे तो बहुत चीजों से कटता है, लेकिन ये जो 2 है ये केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो ये अभाज्य संख्या। जिन लोगों ने बताया कि 2 है उन्होंने वजह ये सोची। अब जिन लोगों ने कहा कि सर 4 है, उन्होंने ये कहा कि सर इन सभी ऑप्शंस में से यही एक ऐसा ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 ही है जो किसी का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, बाकी इनमें से कोई स्क्वायर नहीं है। क्या बात सही है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 16। अच्छा, इसका होता है 2। सर 4 ही है जो किसी का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर है ही नहीं। सर ये भी तो अलग लग रहा है। तब तक एक भाई साहब बोल पड़े, सर जी हम कह रहे हैं कि 15। हमने कहा तुम 15 कैसे कह रहे हो? बोले सर 15 ही ऐसी संख्या है जो विषम है, ऑड है, बाकी सब सम है। अब फंस गया सर। 15 का लॉजिक भी सही है सर, 4 का लॉजिक भी सही है, 2 का लॉजिक भी सही है, और अगर सोचने बैठो तो कहीं ना कहीं तुम्हें 10 भी सही लगी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सर एग्जामिनर क्या मानेगा? और इसमें पेपर में आया क्वेश्चन भी, तो सर एग्जामिनर जब टिक करेगा तो वो आंसर देगा 15, वो आंसर देगा 15। अब रीजन सुनिए क्यों देगा। वो रीजन इसलिए देगा बेटा कि किसी भी चीज को एक बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ आप जाते हो। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैम भी, अंजलि मैम भी आ जाए यहाँ पर बगल में खड़ी हो जाए और आपसे बोला जाए, माना गया ऐसा, तो अगर अंजलि मैम भी आ जाए बगल में खड़े हो जाए, मैं खड़ा हूँ और आपसे पूछा गया कि हम दोनों में जल्दी से एक अंतर बताओ, तो अगर आप पहला अंतर ये बताते हो सर जी आप रीजनिंग वो इंग्लिश, ये गलत है, ये पहला अंतर है ही नहीं। सर पहला अंतर ये है कि आप मेल वो फीमेल। सर हम क्या पढ़ाते हैं वो तो आप बाद में जानोगे ना, उससे पहले तो हमारी पर्सनैलिटी आपके सामने। तो सर पहला डिफरेंस, पहला अंतर यही होगा कि मैं मेल वो फीमेल। ठीक है, मान लिया पहला ये, और बताओ। तुमने कहा सर दूसरा, फिर अगर आप पूछ रहे एक और सॉरी दूसरा पूछ रहे हो, अगर एक और पूछ रहे हो तो ठीक है सर आप रीजनिंग वो इंग्लिश, चलो मान लिया एक और बताओ। तो तुमने कहा ठीक है सर अगर ऐसी बात है तो फिर आप का घर इधर है, उनका घर पहले इधर हुआ करता था, चलो मान लिया, और बताओ एक और बताओ। सर जी आपके भाई वहां जॉब करते हैं, उनके भाई वहां जॉब करते हैं, चलो ये भी मान लिया। अब बताओ, जब मैं और बढ़ता जाऊंगा तब तुम और गहराई में उतरते जाओगे। गलत तो नहीं कह रहे? तब शायद आप पिताजी तक पहुंचोगे, आपके पिताजी वहां जॉब, उनके पिताजी वहां जॉब करते थे, इस तरह से बातें आएंगी। लेकिन उन सब का नंबर बाद में आएगा, शुरुआत कहां से होगी? जो सामने फिजिक पर्सनैलिटी दिख रही है। जी बताएं। लेकिन आपने कहा भी है कि जब बेसिक में चलेंगे, शुरुआत जब चलेंगे, मान लो सम डिसम में चला तो क्लिक कर दिया। लेकिन सर आप मैम की बात करिए, जब जिस समय आप वहाँ बुला रहे हैं वो एज ए टीचर होंगे, तो टीचर मेल और फीमेल। आपको किसने कहा कि वो टीचर है? आपको कैसे पता कि टीचर? आपके बगल में वहाँ खड़ी है। नहीं तो हम कौन है, तुम हमको जानते हो? मेरी बात समझना, मैं कह रहा क्या चाह रहा हूँ, तुम हमको नहीं जानते हो। हम 2 इंसान खड़े होंगे तुम्हारे सामने, आप और हमारे भीतर तक कहाँ पहुंच गए? सबसे पहले तो हम आपको दिखने वाले केवल 2 इंसान होंगे। क्या मेरी बात समझ रहे? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हम एक टीचर है ये आपने बाद में जाना। मेरे ख्याल से हमसे मिलने से पहले तो आप नहीं जानते थे हमको, मिलने से पहले यही जानते हो ये भी कोई इंसान है जैसे हम है, यही तो है ना। लेकिन आपने कब जाना? जब हमको और जाना, तब पता चला कि टीचर है। और जब पढ़ा तब पता चला कि रीजनिंग के टीचर है, और जब रीजनिंग पढ़ी तब पता चला दुनिया में सबसे अच्छे टीचर यही है। हो सकता है ना। देखिए, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सर वो चीजें बाद में पता चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पर्सनैलिटी तो सामने आती है। तो आप किसी से भी मिलते हो तो सबसे पहले देखते हो कि वो हुलिया, बनावट, शरीर क्या है, कैसा है। बाद में जानते हो कि वो करता क्या है, रहता कहाँ है, पसंद नापसंद क्या है, वो बात की बात होती है। शुरुआत कहाँ से होती है कि वो दिख कैसा है। यही तो है बेटा, वही चीज यहाँ पर है। तो क्लासिफिकेशन का रूल यही होता है कि बचपन में जो आपने पढ़ाई पढ़ी थी, तो सबसे पहले आपने जब पढ़ा था सर, तो आपने जब संख्याओं के बारे में पढ़ा था, सबसे शुरुआत की बात कर रहा हूँ, कक्षा 1-2 की बात कर रहा हूँ, तो आपने पढ़ा यह था कि सर 2 से कटने वाली और 2 से नहीं कटने वाली। शुरुआत 2 से भाग देने से बताया गया था, सम संख्या और विषम संख्या। जब आपने 2 से भाग देने वाली संख्याएं सीख ली, तब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और ये कहा गया कि भाई 3 से भी भाग जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसी जिसमें किसी से भाग नहीं जाता,
तो वो होती है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। लेकिन वो सब का नंबर तो बहुत बाद में आया था ना बेटा, उन सब का नंबर तो बाद में आया था। सबसे पहली क्लास में आपने जो पढ़ा था शुरुआत में, वो केवल किससे कटने के लिए, किससे भाग देना सीखा था, केवल 2 से। तो अगर 2 से भाग चला जाएगा, मान लेते हैं चला जाएगा, तो क्या होगी, सम संख्या। और अगर बेटा 2 से भाग नहीं जाएगा तो विषम संख्या। सबसे पहले 2 से ही तो सीखा था, तो बेटा सबसे पहले जो आपने सीखा था आप उसी आधार पर डिफरेंस करेंगे। और बड़ी चीजों की अभी जरूरत ही कहां है। अगर मान लेते हैं कि ये सम विषम वाला खेल ना चल पाता, मान लेते हैं यहाँ 15 ना होता, मान लेते हैं 16 होता, अब तो चारों की चारों सम है, इवन है बेटा। हाँ, आप कुछ और सोचते, लेकिन अगर सम विषम के आधार पे अलग मिल गया है तो पहली प्राथमिकता ऐसी की होगी, जब एग्जामिनर इसका आंसर देगा इस क्वेश्चन का, तो बेटा यही देगा। और आपको एक बढ़िया चीज बताते हैं, सुनिए, कभी भी जैसे पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आपकी तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त भी कर रहे होते हैं, तमाम साथी कर रहे होते हैं, एक काम जरूर किया करो, अपने आप को चेक जरूर किया करो कि आप जो पढ़ रहे हो उसका लेवल क्या है, आप चीजों को किस लेवल तक सीख पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप दोस्तों से डिस्कस जरूर किया करो। विश्वास मानिए बहुत मतभेद होगा, बहुत डिस्प्यूट होगा, कोई दोस्त बताएगा 2, कोई कहेगा 4, तो कहोगे 15। मेरी बात समझ रहे हो, ये जरूर होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑथेंटिक क्या है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो उन बातों को बहुत बेहतर तरीके से, इसकी टेबल होती है, वर्गीकरण की एक पूरी टेबल बनवाते हैं बेटा, कि नंबर्स में संख्याओं में देखना होता है तो पहले क्या देखना होता है, अगर वो नियम ना लग पा रहा हो, वो लॉजिक ना लग पा रहा हो, तो क्या देखना होता है, वो भी ना लग पा रहा हो तो क्या देखना होता है। तो मैं इसकी टेबल बनवाऊंगा, नंबर्स की भी, अल्फाबेट की भी। फिलहाल वैसे आप फिलहाल के लिए देखना चाहें, अगर आपका कोई पेपर लगा हुआ है स्टेनो वगैरह का, तो YouTube पे भी देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, YouTube पे भी देखिएगा, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ, वो टेबल बनवाई हुई है। चलिए, तो अब बेटा लगभग शीट सभी के पास हो गई है। आइए, तो ये जो टॉपिक है, ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशन, हिंदी में कहते हैं, इसको ऊपर पढ़िएगा, शीट में सबसे ऊपर लिखा होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस। हिंदी में कहते हैं शर्तों पर आधारित समस्याएं। शर्तों पर आधारित समस्याएं हिंदी में कहते हैं बेटा, शर्तों पर आधारित समस्याएं। इसमें हो क्या रहा है ये ध्यान से सुनो बेटा, चीजें थोड़ी सी अलग है, अजीबोगरीब है, ये मान लीजिए। अब इसमें होता क्या है कि आपको वो कुछ अक्षर देंगे या फिर कुछ चिन्ह देंगे, और ये कहेंगे कि उन अक्षरों को हटाओ और उनकी जगह कोई नंबर लगाओ, अक्षर को हटाओ, उसकी जगह पर कोई नंबर रखो, ऐसा वो कहेंगे। तो आइए सीधे एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहले हम 7, 8 करने जा रहे हैं। सुनिएगा, 4, 5 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे 7, 8, तो 4, 5, 6 और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए 7, 8 को पढ़ते हैं, क्या लिखा होगा, पढ़िएगा। बोला ये गया है कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जोड़ दिया गया है, जोड़ मतलब कि एडिशन, एक सम दिया गया है। नीचे एक दिया हुआ है इक्वेशन, पढ़िएगा, नीचे समीकरण दिया हुआ है, RAM में जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है बेटा, TEM, और जुड़कर आया क्या है, AERM। सर ये आया है, तो इसी की बात हो रही है कि ये जोड़ दिया गया, इसी जोड़ की बात हो रही है पूरे की। ये जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है। सर परिचायक का मतलब होता है कोड है, सर परिचायक का मतलब होता है कोड है, कोड, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग सुना होगा, नहीं सुना क्या कोडिंग डिकोडिंग, तो वही कोड है। तो ये कहा गया कि नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसमें हर एक अक्षर जो है वो किसी ना किसी एक अंक को दर्शा रहा है, या अंक को छुपाए बैठा है, या उसकी जगह पर कोई अंक लिखना है, ठीक है। आगे पढ़िए, लेकिन, अब लेकिन से पढ़ना, लेकिन से, लेकिन कोई भी अक्षर 2, 3, 6, 7 और 8 का परिचायक नहीं है। आइए सवाल कैसे लगाएंगे, तरीका सभी लोग ध्यान देना, क्योंकि लगाने आपको ही पड़ेंगे सवाल। सबसे पहले क्या करना, जैसे ही कोई सवाल लगाओगे, इसमें से जो सवाल आप लगाओगे, सबसे पहला काम एक काम करना कि ऊपर नंबर लिख लेना, पूरे नंबर 0 से लेकर 9 तक। ये 10 अंक जो दुनिया में होते हैं, सर दुनिया में यही 10 अंक पाए जाते हैं, और कोई भी संख्या जो बनती है वो इन्हीं 10 अंकों से तो बनती है। हाँ नहीं बोल रहे हैं तुम लोग, हाँ, तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच गए क्या, सर कोई भी दुनिया की संख्या बनेगी तो इन्हीं 10 अंकों से तो बनती है बेटा। तो ये कहा गया कि सर ये जो जोड़ का समीकरण दिया है, ये जो प्लस की इक्वेशन दी हुई है, विच इज RAM, इसमें जोड़ा गया है सर TEM, और जुड़ने पर प्लस किया गया, प्लस करने पर बेटा आ क्या रहा है नीचे बच्चा, AERM। तो ये जो पूरा जोड़ दिया गया है, इसमें हर एक अक्षर किसी ना किसी नंबर की जगह पे लिखा गया है। तो अगर किसी ना किसी नंबर की जगह पर लिखा गया है, तो इसका मतलब अक्षर को हटाकर वापस नंबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन एक बात कही गई है, लेकिन पढ़िए क्या दिया हुआ है, लेकिन कोई भी अक्षर 2, 3, 6, 7, 8 की जगह नहीं लिखा गया है, मतलब इनका परिचायक नहीं है। तो बेटा आप ऊपर में से 2 काट दीजिए, 3 काट दीजिए और
6 काट दीजिए और 7 को काट दीजिए और 8 को भी काट दीजिए कि सर ये नंबर यूज नहीं हुए हैं, बाकी जो आप बच गए बस वही यूज हुए हैं। अब देखो बचे कौन कौन से, 0, 1, 4, 5, 9, बस यही नंबर यूज हुए हैं यहाँ पर। अब आपको इन जगहों पर यही नंबर लिखने हैं और ये मानकर चलना जितने अक्षर है सब पर लिख जाएंगे। अब ऊपर ये देखो कि ऊपर नंबर बचे कितने हैं, ये देखो कि ऊपर नंबर बचे कितने हैं, जल्दी बोलो भाई। 1, 2, 3, 4, 5, कितने नंबर बचे हैं बेटा? 5। तो आपने कहा सर 5 नंबर ऊपर बचे हैं। अगर बेटा 5 नंबर बचे हैं तो नीचे 5 ही प्रकार के अक्षर भी हैं। आपको देखने में लग रहा होगा सर 3, 3, 6, 6, 5, 11, सॉरी 6, 4, 10, आपको लग रहा होगा गुरुजी 10 अक्षर लिखे हैं। हमारी नजर से देखो ये 10 नहीं है, 5 है। ये 5 प्रकार के अक्षर है। आइए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों उसको क्यों छोड़ दिया? ऊपर हम गिन चुके, दोबारा तो नहीं गिनेंगे ना। फिर से देखो 1, 2, 3, 4, 5 और बस हो गए। क्यों ये नीचे वाले सारे क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये ऊपर गिने जा चुके। तो कुल मिला के 5 प्रकार के अलग अलग अक्षर हैं और ऊपर 5 ही नंबर हैं। एक और बात सर, जो आप इस m की जगह लिखोगे वही तो इस m का मतलब भी तो होगा, वही इस m का मतलब भी होगा, जो इस e का होगा वही इसका भी होगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है। आइए अब फटाफट को जुगाड़ सीख लेते हैं। आइए जुगाड़ सीख लेते हैं। जुगाड़ क्या कहता है? जुगाड़ ये कहता है सर कि अगर मान लीजिए कभी भी कोई 4 नंबर लिए जाए, 4 या 5 या कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 4 नंबर ले लिए, कोई भी 4 नंबर लिए गए और उनमें कोई भी 4 नंबर आप जोड़ दो, कोई भी 4 नंबर लेना और उनमें कोई भी दुनिया के 4 नंबर आप जोड़ देना। और मान लो बेटा जुड़ने पर आ जाए 5, मान लो बेटा जुड़ने पर आ जाए 5, एक ज्यादा आ जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए, एक बाहर निकल जाए, एक अतिरिक्त निकल जाए, तो बेटा जो भी एक्स्ट्रा बाहर निकलता है वो हमेशा 1 होता है। कभी भी ट्राई कर लेना, हमेशा जो बाहर निकलता है एक्स्ट्रा वो क्या होता है बेटा? 1। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए मैंने जो बिंदी रखी है इनकी जगह आप नंबर मान ही लो सीधे। मान लो ये 9 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 7, ये 6। मान लो ये 9 लिखा है, ये 8 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, कुछ भी मान सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, आपने जोड़ा सर 6 और 5 को जोड़ा, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 7 8, 6 14 का 4 हासिल 1, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10, 9 19 का 9 इधर पर 1। आप बताइए जो बाहर निकलकर एक्स्ट्रा आ गया वो क्या आया है? 1। वो हमेशा 1 आया। तो जल्दी बताइए, यहाँ पर 3 नंबर थे और 3 नंबरों में 3 नंबर जोड़े तो एक्स्ट्रा जो बाहर निकलकर आया, बोलो A की जगह क्या लिखे? बोलो, अरे बोलो 1। सर A की जगह आपने 1 लिखा, एक बात समझ में आई कि सर A मतलब कि 1 है। यहाँ पर A 1 इसलिए नहीं लिखा गया कि A की कोडिंग 1 होती है, इसने नहीं लिखा है सर। A यहाँ बाहर निकला हुआ था एक्स्ट्रा, दैट्स वाई यहाँ पर 1 है। अच्छा बेटा अगर इस A का मतलब 1 है तो इस A का मतलब भी 1 ही तो होगा सर। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी सर? नहीं पड़ी, पड़ी। अगर 1 का फैसला आप कर चुके हो, 1 को कहीं बैठा चुके हो तो ऊपर से 1 को हटा दीजिए। अब ऊपर 1 नहीं बचा, अब जो बाकी के बचे हैं उनमें काम तमाम करना है। आइए देखते हैं। अब ध्यान रखना, आप सबसे पहले 1 और 0 को ही निपटाया करो, सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, सबसे जल्दी काम होगा आपका। अब मुझे एक बात बताइए, अब इनमें भी कुछ मानना है हमको अपने मन से। अब हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक बात बताइए, m में m को जोड़ा, m में m को जोड़ा और जुड़कर भी m ही आ गया। सर ऐसा क्या मान ले, नंबर ले लें जो m में m को जोड़े और जुड़कर भी बेटा m ही आ जाए, तो m की जगह ऐसा क्या मान ले कि उसमें वही जोड़े और वही आ जाए। क्यों? 0 के अलावा कोई और ट्राई करके देख लो, मान लो 4 ट्राई कर लो, 5 कर लो, 9 कर लो। अगर मान लो m की जगह 9 लिखते हो तो सभी m की जगह 9 लिखोगे, तो बेटा 9 में 9 जोड़ो तो 9 तो नहीं आता है। अगर आप 5 में 5 जोड़ो तो 5 तो नहीं आएगा सर। 4 में 4 जोड़ो तो 4 तो नहीं आएगा। इसका मतलब सर यही एक नंबर बचता है 0, कि अगर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तभी क्या आएगा बेटा? 0। नहीं समझ में आया? देखो समझ में आया कि नहीं आया ये तो बोलते नहीं हो, और नहीं आया भी नहीं बोलते। समझ में आया कि नहीं आया? ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, तो ऐसे कैसे बात चलेगी भैया, है ना? तो बेटा ये बताइए, m की जगह आपने 0 लिखा, क्या ये बात स्पष्ट है? 5 4 9 क्यों नहीं लिखा ये भी पता है? क्लियर है सारी देवियों, सारे मासूम देवताओं? बहुत बढ़िया। चलिए तो सर इतना पता चल चुका है, 0 को भी समाज से हटा दो। अब बचा है केवल 4 5 9, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से काम हो जाएगा। अब आपको तुक्का मारना, अंधी मारनी तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या हो जाए 4 सोच ले, उधर 5 सोच ले, इधर ये सोच ले, बहुत टाइम लग जाएगा।
ठीक है, सोचने को सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम करो, आप जब कभी ऐसी सिचुएशन में फंसा करो या कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो आप क्वेश्चन की मदद जरूर लिया करो बेटा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 दिया है, क्योंकि छप नहीं पाया है, 7 वहां लिख नहीं पाया है, वहां 7 लिख लो अपनी तरफ से। तो AERM पहले में पूछा क्या गया 7 नंबर, बोलो बेटा AERM किसका कोड है? AERM किसका परिचायक है, किसका कोड है? हाँ, तो बेटा पूछा गया कि हमसे पूछा यह गया कि सर AERM किसका कोड है? तो आप ऑप्शन जरा देख लीजिए। पहला ऑप्शन बेटा, पहला ऑप्शन लिख कर दिया गया है, दैट इज 1045। सर दूसरा ऑप्शन दिया गया भैया 1450। सर तीसरा ऑप्शन दिया गया है सर 1540। भैया चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्त 5410। यही तो दिए गए। अच्छा एक बात बताओ, आपने जो अभी तक सीखा या थोड़ा बहुत जब जान पाए हो, उसके अनुसार ए का कोड आपने क्या तय किया है और एम का 0। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर जी जो ए होगा उसकी जगह तो हमको 1 लिखना चाहिए और एम की जगह क्या लिखना चाहिए सर? 0 लिखना चाहिए। ठीक, अब आप हमको ऑप्शंस में से बताओ रिस्पेक्टिवली, क्रमशः बताइए कि सर सबसे पहले 1 लिखा और सबसे आखिरी में 0 लिखा हो। किस ऑप्शन में? क्या पहले में है? पहले में देखोगे तो 1 यहां तो मिल रहा है, लेकिन आखिरी में 0 नहीं मिल रहा, बेकार है। क्या दूसरा ऑप्शन कुछ काम का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो बेटा, सबसे आगे 1 भी और सबसे आखिरी में 0 भी है। सर ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा क्या तीसरा भी सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फिलहाल सर लग रहा है। सर सबसे आगे 1 और आखिरी में क्या है बेटा? 0। तो आंसर तो इन्हीं में से होगा। अच्छा चौथा काट दे कि सही करें? जल्दी बोलो। काट दे। सर ये चेक भी नहीं करना है। अब आपको ये बताया कि सर आंसर दूसरे और तीसरे में सही है। दूसरा ट्राई कर लेंगे, अगर दूसरा नहीं हुआ तो फिर तीसरा कंफर्म है। सीधी सी बात है। आइए दूसरा वाला रख के देखते हैं, रिस्पेक्टिवली रखेंगे, क्रमशः रखेंगे। सबसे पहले 1 मतलब कि ए का हो गया पहले वाले का पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला, तीसरे वाले का तीसरा वाला, चौथे वाले का चौथा वाला। सर ए की जगह 1 रखना है। आइए देखते हैं, ए की जगह तो 1 रखा ही हुआ है। सर ई की जगह 4 रखना है। तो जहां जहां ई दिख रहा है वहां वहां ई की जगह 4 लिख लीजिए। सर यहां पर भी 4 लिखेंगे, सर यहां पर भी 4 लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। चलिए तो फिलहाल आर की जगह क्या लिखेंगे भाई? 5 लिखेंगे। तो सर जहां जहां आर दिख रहा है वहां 5 लिख लीजिए सर। सर यहां पर भी 5 है भैया, यहां पर भी 5 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही सर? ठीक है। अब आपने कहा कि सर जो ऊपर नंबर दिए थे उनमें से 4 का भी हिसाब लग चुका है, 5 का भी हिसाब लग चुका है। एक नंबर आप ऐसा है जो आपने नहीं लिखा अभी तक। कौन सा नंबर नहीं लिखा है सर? सर 9 नहीं लिखा है। तो 9 जो बची हुई जगह वहां 9 लिख लीजिए। अगर आपने जैसे ही बेटा 9 लिखा, अब ये चेक करिए क्या ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई? क्या ये समीकरण संतुष्ट हो गया? क्या ये जोड़ का सवाल फिट हो गया? बिल्कुल। तो पता कैसे चलेगा कि इस क्या का जवाब मिलेगा? कैसे? ऐसे मिलेगा, 0 में 0 जोड़ो 0, 1 में 4 जोड़ो 5, 5 में 9 जोड़ो 14। क्या बात सही? इसका मतलब ये सवाल सही हो गया। हर अक्षर की जगह क्या नंबर आया ये हम जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलो। बोलो दूसरा। हाँ भाई 8 में पूछा है कि बताइए अक्षर टी कौन से अंक का परिचायक है? टी का मतलब बोलो बेटा। क्या बात सही है? अगर सही है और आपको ऐसा लगता है कि अब आप राजा बेटा हो चुके हो और अब आपको कोई भी हरा नहीं सकता या परेशान नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा होगा? नहीं लगना चाहिए। तो एक सवाल ओरल बिना पेन चलाए बताना, सामने देखना, लेकिन सॉल्व सबको करना भाई है। सभी को माँ भवानी की कसम सब लोग को सॉल्व करना। सामने देखिए पूरी वैल्यूज लिखी हुई हैं। बताइएगा कि बताइएगा सर टी तथा ई का अंतर, टी और ई का डिफरेंस, टी और ई। सर अरे कहां 5 के चक्कर में पड़े हो भैया? हम नंबर सुनना ही नहीं चाहते तुमसे, हम तुमसे नंबर सुनना ही नहीं चाहते। सर टी और ई का अंतर डिफरेंस कितना? क्या होगा? क्या सही है? सर टी का मतलब आपने तय क्या किया? टी का मतलब अंतर कितना? मतलब अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं सही है, आर सही है आपका बेटा। 5 मतलब कि आर हो गया। तो एक छोटी सी बात का और जवाब बता दीजिए सर, एक छोटी सी बात का जवाब और दे दीजिएगा सर, एक छोटी सी बात का जवाब और दे दीजिएगा। बताइएगा E इंटू आर इज इक्वल टू, मैं यहां पर भी सर लिख दे रहा हूं सर, लिखा हुआ है E इंटू आर। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ भैया, अरे रुक जाओ महाराज। E इंटू आर
इज इक्वल टू सर E इंटू आर इज इक्वल टू सर E इंटू आर इज इक्वल टू बेटा इज इक्वल टू T प्लस A प्लस क्वेश्चन मार्क। E into R is equal to T plus A plus question mark। देख लो, सोच लो, बताओ ये होगा। मतलब आपने ये तय किया है सर कि सर E का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? 4। बेटा R का मतलब 5। मतलब आप ये कह रहे हो 4 5 20 बराबर, उधर पे भी 20 ही होना चाहिए सर। अगर इधर पे 4 into 5 is equal to आप 20 कह रहे हैं तो उधर पे भी 20 ही होना चाहिए ना बेटा। अगर उधर पे भी 20 होना चाहिए तो T का मतलब क्या? T का मतलब क्या? A का मतलब A। क्या और जोड़ दे सर? एक और जोड़ दे, काम बन जाएगा। तो वो एक का मतलब है क्या? क्या बात सही है सर? मेरे ख्याल से कोई अब विशेष दिक्कत तो होनी नहीं है। क्लियर हो रहा है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 14। आप भी सोच रहे होंगे गुरुजी जो सवाल आप घर में जिनमें फंसे थे वही सवाल गुरुजी छुड़वा ही दे रहे हैं। आपको मालूम था? तो क्या सोचते हो कि सब कठिन हमसे लगवाओ, सरल तुम लगाओ? हैं? लगाएंगे, कठिन लगाएंगे, परेशान ना हो। पहले एक बार जल्दी से गाड़ी जरा रफ्तार में ले आए। क्वेश्चन नंबर 12 से 14 करेंगे कैसे ये समझो बेटा। 12 से 14 सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए अभी तक जो थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही थी जिन लोगों को कि सर ये सब हो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ना शुरू हो चुका होगा अब तक। ठीक है, तो अब हम लोग वापस से ट्रैक पे आएंगे तो थोड़ा सा स्पीड भी बन जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। तो 12 से 14 सवाल कैसे लगाएंगे फिर से देखो बेटा। 12 से 14 देखिए, चलना आप ही की, हमारी चलना नहीं है। आप ही चलना चल चुके हैं, तुम्हारी चल रहा है। तो आपको सवाल कैसे लगाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे पहले तो आप ये 10 अंक लिखेंगे ही लिखेंगे। हर सवाल को करने से पहले आपको ये 10 नंबर लिखने ही लिखने हैं, ये मान लीजिए। अब इनका समीकरण नोट कर लीजिए। नीचे एक इक्वेशन दिया गया था सर, वो नोट कर लेते हैं। नीचे सर एक इक्वेशन दिया गया था, वो नोट कर लेते हैं। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया था सर, ओम का साइन था, फिर ये एरो लगा था, प्लस लगा था सर, उसके बाद में यहां पर भी सर प्लस का साइन था सर, ये अल्फा लगा था सर ये एरो लगा था। इनको जब जोड़ा गया था तो जुड़ने पर दोस्तों आया था सर जुड़ने पर आ रहा था, बाहर निकला हुआ था एरो, फिर बेटा लिखा था अल्फा सर, उसके बाद में था प्लस, उसके बाद में था ओम। ऐसा ही तो कुछ है। आप लोग जल्दी से एक सुर में मिलकर बता दो इस एरो का, तीर के निशान का मतलब क्या है? बोलो भैया। तो सुर में कमी क्यों? मैं बता रहा हूँ उसका रीजन ये है कि बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे या पहले ध्यान नहीं दिया था, तो उनको नहीं पता होगा कि इसका मतलब 1 है। क्या भैया इसका मतलब 1 लिख दें? yes, बहुत अच्छे। तो आपकी विशेष डिमांड पर हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। ठीक, मान लिया। अच्छा, लिख तो दिया, वो एक अलग बात है। अब जरा सवाल के निर्देश को पढ़िए, डायरेक्शंस को। नीचे एक जोड़ दिया गया है, जोड़ मतलब दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज द एडिशन इक्वेशन। तो आपसे ये कहा गया ये जोड़ दिया गया है। इस जोड़ में प्रत्येक प्रतीक मतलब जो सिंबल लगे बेटा, चिन्ह, इन्हीं को बोलते हैं प्रतीक। ये जो चिन्ह लगे हैं प्रतीक, इनको बोलते हैं सिंबल। तो प्रत्येक प्रतीक एक अंक विशेष का परिचायक है, मतलब कोड है। लेकिन कोई भी प्रतीक किसका कोड नहीं है। 0 2 3 4 5 6 लो, इतने सारे मना कर दिए। तो ऊपर से 0 को भी हटा दो, 2 को भी हटा दो, और क्या हटाना है? 3 भी हटाओ, 4 भी हटाओ, 5 6 भी हटाओ। बहुत तो कम बचा, कितना तो कम बचा है। अच्छा ये बताओ बेटा, आप अगर इस वो सब तो हो गया ना। अब सर अगर इस एरो का मतलब, इस तीर के निशान का मतलब आप 1 लिखे बैठे हो, क्यों लिखा है ये मालूम है ना? शाबाश। अगर इसका मतलब आपने 1 तय किया है सर, ये भी तो तीर का निशान ही है, इसका मतलब भी तो बेटा 1 ही होगा सर, इसका मतलब भी तो 1 ही होगा। वेरी गुड। 1 को समाज से ऊपर से हटा दो, 1 हट चुका है। अब बाकी बचे हैं क्या क्या? 7 8 9। कितना तो आसान हो गया, 7 8 9। चाहो तो क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर हेल्प लेने के लिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा, 14 नंबर पढ़िए। 14 नंबर में बेटा ये कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे चीख के कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे चीख के ये कह रहा है कि ओम के बाद में है बेटा एरो प्लस, जो है ये किसके कोड है? अब ऑप्शंस को मैं रिस्पेक्टिवली लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है दोस्तों 918 सर, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सर 819 सर, तीसरा ऑप्शन लिखा है, तीसरा है सर 981
एंड द लास्ट वन इज 198। सर ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, ऊपर जो मैंने 3 चिन्ह लाल रंग से लिखे, रेड कलर से मैंने 3 चिन्ह लिखे हुए बेटा, उनमें से क्या किसी भी प्रतीक, किसी भी चिन्ह का मतलब आप जान चुके हो? सर एरो का मतलब 1, तो क्या इस एरो का मतलब तो 1 होगा ही होगा, पक्की बात है। तो अब आप उन ऑप्शंस को देख लो जहां पर बीच में 1 मिल रहा हो, पहला भी और दूसरा भी। आंसर तो इन्हीं दोनों में से होगा। क्या ये बात सही है सर? भैया क्लियर हुआ? नहीं मतलब क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया सर, आंसर इन्हीं में से होगा, ये बात तो तय है। अब अगर इन्हीं में से होगा तो एक काम करते हैं, पहला वाला ही ट्राई कर लेते हैं पहले। पहला वाला ऑप्शन आपसे चीख के क्या कह रहा है बताओ, कि ओम की जगह बेटा क्या कौन सा नंबर आएगा? और सर एरो की जगह 1 और प्लस की जगह आओ यहाँ पे भी रख लेते हैं। तो ओम जो साइन चिन्ह लगा था, अगर आपको इन चिन्हों के नाम नहीं पता, वैसे अगर इंटर आपका साइंस साइड था जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था या बायो था, और बीएससी आपने पूरे मन से जो पढ़ाई करके पास किया हुआ है, तो उसमें आपको ये ओम, ये सारे साइन आपको शायद मिले होंगे नहीं। फिर भी मान लो अगर आपने मन नहीं लगाया, किसी और ने मन लगाया था और आप पास हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में भी कोई बात नहीं, आप अपने मन से नाम रख दो, कुछ भी, चुन्नू मुन्नू कल्लू मल्लू टल्लू पिल्लू पिंकू, कुछ भी रख दो। नहीं याद होते हैं मत, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी हो नाम रख दो, ऐसे घूमा हुआ गोला कुछ भी बना दो है। तो बेटा आपको ये पता चल गया कि इस निशान का मतलब क्या 9 है, तो भैया इस जगह पर क्या हम 9 लिखना बेहतर रहेगा? सर इसी प्रकार से बेटा अगर यहाँ पर भी 9 लिख दे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऊपर समाज से 9 को हटा दो, 9 तो बचा ही नहीं, अब काम खत्म हो गया। अब ये बताओ जो प्लस का साइन था उसका मतलब क्या 8 होगा? सर जहां जहां पर है वहां 8 लिख दीजिए। क्लियर है सर? ठीक है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस बैंकिंग में पहले आते थे केवल, पहले बेटा ये केवल बैंकिंग के क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है। एसबीआई पीओ में बहुत पहले की बात है जब हम करियर पावर में पढ़ाया करते थे, और करियर पावर पहले जब इधर पे नहीं थी, पुरानी जगह पर राज बुक स्टॉल सुना क्यों बगल में ऊपर थी, तो वहां जब पढ़ाते थे तो हमको भी अचानक याद आया, पढ़ाते पढ़ाते याद आया, तब हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस पढ़ाते थे। उस समय बिल्कुल ट्रेंड में था ये चैप्टर। उस समय ये था कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मतलब बहुत कठिन चीज कोई पढ़ रहे हैं, समझ रहे? तो आप सोचिए कि तब की बात हम कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से 2014-15 की बात कर रहे हैं आपसे। तो 14-15 में अगर ये लेवल था, तो अगर आपको कठिन लग रहा है तो कठिन नहीं है। 2014 और 15 की बात है, तो आज की तारीख में तो ट्रेंड जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर जा चुका होगा। बताइए गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो इसलिए आप लोग अगर इन चीजों से बचाना चाहते हैं, अपने आप को हटाना चाहते हैं, बेटा गलत चीज है, क्योंकि आपको इनमें ही आना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें ट्रेंड में वापस आ रही हैं। बैंकिंग का पूरा पैटर्न आपके एसएससी, पुलिस, रेलवे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंकिंग का जो भी सिनेरियो है वो सब आपके में आ रहा है, डोंट वरी, और बताते चलेंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा सर। तो आपने कहा सर 8 और 1 और 9 का इस्तेमाल तो हम लोग कर चुके हैं सर, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 में 1 जोड़ा 9 सही लिखा है सर, 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए? और 7 की वैकेंसी भी खाली थी ऊपर, नहीं खाली थी क्या? अगर उस अल्फा का मतलब 7 है बेटा, इस अल्फा का मतलब भी क्या होगा? 7 होगा। अब चेक करो क्या सवाल अपना पूरा फिट हो गया है सर? 8 और 1 9, 1 और 7 8, 9 और 8 17, कहानी कंप्लीट। बस सवाल तो हो ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जल्दी देखो, अल्फा किसका कोड है? अरे बोलो, बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि इसमें अगर जोड़ने के बजाय गुणा कर दिया जाता। इन्होंने कहा है कि जो आपने ये संख्याओं को जोड़ा है, अगर जोड़ने के बजाय यहाँ पर गुणे का साइन लगा देते, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते, अगर आप यहाँ पर बेटा गुणा करते, तो मेरे ख्याल से गुणा कर लेते होगे। अच्छा, मतलब आप ये कर रहे होते कि 918 में आप कितने का गुणा करते? 871 का गुणा करते। बेटा गुणा करके मोबाइल से कर दो, बता दो पूरी संख्या आप क्या है, पूरी बताना, पूरी, केवल इकाई दहाई मत बताना, पूरी संख्या गुणा करके जल्दी बताओ। सभी कोई लोग कर लो, एक लोग कोई भी बताओ, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? बोलो बेटा, शुरू से बोलो, यहाँ से बोलो। 26 22 57। क्या ये 918 में 871 का गुणा करने पर ही आया है? देख लीजिए, चेक कर लीजिए सर, चेक कर लीजिए, सही है, क्योंकि 57 आना नहीं चाहिए, 5 समाज में था ही नहीं। हाँ बेटा, क्या आगे सही लिखा? 26 नहीं, हमको पूरा रखना चाहिए बेटा। फिर से बोलो, देखो गुणा अभी हमने पूछा, गुणा सब लोग कर लेते हैं, आता है, सबने हामी बड़ी हाँ सर कर लेते हैं। गुणा में अंतर ये आ रहा है, क्या बात है? बोलिए 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 बोलो बेटा। हाँ 7 9
5 9 5 7। भैया गुणा करके यही आ रहा है, सही है? चलिए, गुणा करके अगर यही आ रहा है तो आपसे कहा गया कि जो भी गुणनफल प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट में जो आखिरी के इकाई, आखिरी में होते हैं इकाई दहाई, तो वंस टेंस इकाई दहाई के प्लेस के नंबर हैं उनकी कोडिंग बताइए। तो सर 7 की कोडिंग देखकर बताओ, 7 की कोडिंग क्या है? अल्फा, और 8 की कोडिंग बेटा प्लस। आप बताइए ऑप्शन अल्फा प्लस कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी, क्या बात समझ में आई? कब आई? मुझे अरे बोलो। तो आपने कौन सा ऑप्शन लगाया? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या लगाया? पहला। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, कुछ आपके भी जज्बातों का सम्मान करते हैं। नहीं सही है, केवल अपने ही जज्बात ऊपर ना थोपे हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 6 है, उसने रात में सोने नहीं दिया होगा, हैं? रातों की नींद हराम हो गई होगी, चैन लुट गया होगा, चोला बड़बड़ा गया होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्या? बेटा 4 5 6 नहीं कर पाए थे क्या? हो गए? नहीं हुए? हाँ भैया सुनो, अरे सुनो भैया, भैया बस एक हाँ बेटा, अरे भैया कंफर्म आप। अच्छा, और जो ज्यादा कठिन लग रहा है वो करवाओ उनसे। 9 से 11 9 से 11 9 to 11। एक काम करिएगा, सुनिए 9 to 11 ही पहले कर लेते हैं। बेटा सुनो भैया, सुन लो प्लीज, बाबू मालिक सुनो, 9 से 11 ही पहले कर लेते हैं, ठीक है? वही पैटर्न आपका 4 से 6 में भी लगेगा। जल्दी सुनो, ज्यादा समय लेंगे, बस 2 मिनट का समय और लेंगे आपका। समझ रहे हैं, आपका समय बहुत कीमती है, जाना होगा कहीं, कोई इंतजार कर रहा होगा। अरे मतलब कोई और कोचिंग के टीचर, हम ये बोल रहे थे, तुम लोग हमेशा और हमेशा मन में केवल और केवल हमें गलत समझते हो, जबकि हम है नहीं। सर इसमें नंबर कौन कौन से कटवा रहे हो ये बताओ? 9 से 11 9 से 11 9 से 11 एक काट दिया, और बोलो 4 5 शाबाश। अब नीचे के समीकरण लिख लेते हैं। सर ये लिखा हुआ है, 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 उसके बाद में बेटा ये भी निशान एक है, सर उसके बाद में ये भी एक साइन बना हुआ है, प्लस किया गया है, प्लस करने के बाद जो आया है सर ये लिखा हुआ है, उसके बाद में भाई फिर ये है सर, उसके बाद में ये है। अच्छा, हमको एक बात सिखाई गई थी थोड़ी देर पहले कि अगर कुछ बाहर एक्स्ट्रा निकला हो तो वो 1 हो जाता है। सर इसमें तो सब मामला बराबरी का, कुछ बाहर एक्स्ट्रा है ही नहीं, कोई बात नहीं, कहीं जुगाड़ नहीं काम कर रहे तो दूसरा कुछ सोचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये बताइए, एक बात हमको बताइए, सर इसमें हमने ये जोड़ा, इसमें बेटा हमने ये जोड़ा, और बेटा जुड़कर भी यही ऊपर वाला ही आ गया, किसकी जगह 0? सहमत है पूरी तरह से? चलिए, तो आप लोगों ने ये कहा सर इसमें अगर कुछ जोड़े और यही आ जाए मतलब इसकी जगह 0 लिखना सही रहेगा। भैया कबूल है? कबूल है? बस 2 बार है, तो ठीक है, ये तो हो गया। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप क्या करें, ऐसे तो अंधी मारने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हमारे पास कुछ सवाल भी काम के दिए हैं क्या? कोई काम का नहीं दिया। आइए 9 से 11 बताइए। हाँ 9 से 11, तो 9 से 11 में खैर कोई खास मदद नहीं मिलने वाली है। चलो एक काम करो, सुनो एक काम करो भैया लोगों, ध्यान दो बेटा। अब आपके पास में 2 3 6 8 9 बचा है ना, अब इनको अपनी तरफ से रखने की कोशिश करते हैं। मान लो बेटा भैया, मान लीजिए आपने इधर पर अगर 2 रखा और इधर 6 रखा, मान लो इधर 2 रखा इधर 6 रखा, तो क्या 2 6 जुड़कर 8 आता है? तो हम कह देते हैं कि 2 का इस्तेमाल हो गया, 6 का हो गया और 8 का हो गया। अगर 2 6 8 आपने लिख लिया है, तो अगर इस निशान की जगह 8 लिखा है तो यहाँ पर भी 8 ही तो होगा सर, ऊपर भी 8 ही तो होगा सर, इस जगह पर क्या होगा? 6 होगा। क्या सही चल रहा है? चलिए बात मानिए सर। अब अपने पास नंबर बचे कौन कौन से? अरे ऊपर देख के बताओ। 3 और 9। अगर बेटा 3 और 9 बचे हैं तो अगर मैं 2 से इधर 3 लिख देता हूँ और नीचे 9 लिख देता हूँ, तो क्या 3 और 6 को जोड़ा तो 9 आ रहा है कि नहीं? क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई? अब मन में एक बात आई, आनी भी चाहिए सर जी, ऐसा कैसे आपने लॉजिक लगा लिया कि एक बार तो सही हो जाए? सर हमसे कैसे सही हो पाएगा? सीधी सी बात है। आपको बताइए लॉजिक लगाया क्यों गया है? क्योंकि हमको ध्यान हर तरफ रखना पड़ता है, वही आपको भी सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िए, कहीं घटाने की बात की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा माइनस करने की बात की गई थी। अगर माइनस करने की बात की गई तो सुनो भाई भैया सुनो,
ठीक, माइनस करने की बात। तो इसका मतलब कि अगर माइनस तभी आप कर सकते हो इस सवाल में, प्लस की जगह माइनस तभी कर सकते हो जब ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी, तभी तो माइनस हो पाएगा। सही बात है। तो चलिए तभी माइनस हो पाएगा। इसलिए जो बड़े नंबर है जैसे कि 9 है, 8 है, इनको हम ऊपर ही कहीं मान लेंगे और जो छोटे नंबर है उनको नीचे कहीं मान लेंगे। सीधी सी बात है। तो हमने आपसे क्या कहा कि सर अब आपको ऊपर कंसीडर करना है। तो कंसीडर करने के लिए देखो, जैसे बेटा 2 और 6 जुड़कर 8 आया था, वैसे ही बेटा 3 और 6 जुड़कर 9 भी तो आ सकता था, नहीं आ सकता था। तो भाई जैसे हमने ये ट्राई किया, आप एक चीज और भी ट्राई कर सकते थे कि आप क्या करते, यहाँ पर 3 लिख लेते, नीचे 6 लिख लेते और नीचे आता क्या 9। सही, चलिए ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं। अगर इधर पर 6 लिखा है तो ऐसे ही तो इनफाइनाइट ये भी है, तो क्या यहाँ पर भी सर 6 होता कि ना होता? अगर यहाँ पर जो नंबर था वही नंबर तो यहाँ पर भी है और वही तो ऊपर भी है, तो अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 होगा और ऊपर भी 9 होगा। क्या हमारी बात सही है? सर इधर पर क्या 0 आ चुका था ऑलरेडी? नहीं आ चुका था। सही बात है। अब हमको ये बताइए बेटा, 6 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या 8 आ जाता? तो मतलब ऐसा कुछ होने वाला था सर, ऐसा कुछ होने वाला था सर, ऐसा कुछ होने वाला था कि ये भी तो एक संभावना बन रही थी, क्या नहीं बन रही था सर? ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बन रही थी सर। और अगर बेटा ये भी एक पॉसिबिलिटी बच्चा बन रही थी तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको क्यों इग्नोर कर दें? क्यों भाई, ये भी तो सही है। अब दोनों का ध्यान रखते हुए सवाल करने पड़ते हैं। तो 9 में क्या पूछा गया कि जोड़ने के बजाय घटाया जाए। अगर घटाओगे तो 862 में 036 भी घटा सकते थे, नहीं घटा सकते थे क्या? कितना है ना बताओ? है बेटा 826। ठीक है, 826 का मतलब कोड बताओ, कोड 8 का मतलब ठीक है, 2 का मतलब ठीक है, 6 का मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में कहीं पर है? देखो जरा है। अच्छा, तब तक मन में एक डाउट अभी बना होगा, गुरुजी सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं, आ जाता है हमारे भी आ जाता है। तो बेटा आप फिर तुरंत उसी समय 963 में घटा दीजिए 0 to 6। अब घटाते हैं, कितना आ रहा है बेटा? घटवाओ घटवाओ बेटा। हाँ 937 सर, ये आ रहा है 37 की 27 37, तो 937 सही है। अब 937 में 7 कहीं दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? 7 का कोड कहीं पर है, इसलिए बेटा ये बेकार हो गया। आखिरकार आंसर कौन सा आया? मंत्री जी समझ में आया? आया? मुस्कुराओ कि तुम प्रवासन में हो। ठीक है, चलिए काम करेंगे। कल शीट के मैं पूरे आंसर बोलूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा शीट आप पूरी कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात ये, कल नया टॉपिक शुरू होना है, कल पहला दिन रहेगा नए टॉपिक का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। शीट पर लगाइएगा जरूर से।